हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजो इग्नू। हमारे यहाँ पे आपको इग्नू के सभी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इग्नू के ही बीएससी प्रोग्राम कोड के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उनके लास्ट ईयर के जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स और करंट ईयर के असाइनमेंट्स भी सोल्व करवाए जाते हैं, जिससे आप लास्ट ईयर के पेपर्स की अच्छे से तैयारी करके जा सको और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो है वो 2024 के जून सेशन के एग्जाम पेपर को सोल्व करेंगे। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद द सुटेबल एग्जांपल्स गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्रोमेट आयन के बारे में जानना पड़ता है कि क्रोमेट आयन क्या होता है, एंड देन डाइक्रोमेट आयन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमेट आयन की, देन हम बात करेंगे डाइक्रोमेट आयन की। क्रोमेट आयन सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? क्रोमेट आयन हमारे पास होता है Cr। सबसे पहले इसमें क्या है? क्रोमियम है हमारे पास, तो Cr O4 2- ये हमारे पास होता है क्रोमेट आयन। एक क्रोमियम एटम होता है, क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम होता है, देन इसके साथ 4 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए होते हैं। अब 4 ऑक्सीजन के एटम कैसे कैसे जुड़े हुए होंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो ये सब चीजों की हम बात करेंगे और इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्रोमेट आयन की बात करते हैं। इसके कंप्लीट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब 2- चार्ज होता है। तो ये सबसे पहले इसकी हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये याद रखने वाली चीज है, इसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होता है, जिसके हम निकाल रहे होते हैं उसको सबसे पहले हम x मान लेते हैं। देन जो भी हमें गिवन होती है उसके साथ की, या यहाँ पे ऑक्सीजन गिवन है तो ऑक्सीजन की -2 होती है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऐसे ही फ्लोरीन की क्या होती है? -1 होती है। तो हैलोजेंस की जितनी भी होती है उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन वगैरह, इनकी सबकी -1 होती है। नाइट्रोजन की -3 होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है हमारे पास, तो -2 होती है। तो सबसे पहले हम x मान लेते हैं किसकी? क्रोमियम की। एक ही क्रोमियम एटम है तो x प्लस ले लेते हैं, और -2 होती है एक ऑक्सीजन की, और कितने ऑक्सीजन के एटम है? 4 है। इक्वल्स टू हमारे पास ये चार्ज आ जाता है कि कितना चार्ज इसके ऊपर है, तो -2 है। नाउ x अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 8 इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू -2 प्लस 8 इक्वल्स टू +6। तो +6 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है। इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम नहीं जा पाता है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह करता है। तो ये हमारे पास क्रोमेट आयन है। हमने ज्योमेट्री देख चुके हैं इसकी, हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख चुके हैं इसकी। नाउ हम बात करते हैं इसकी बॉन्डिंग की। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है? इसके अंदर हम बॉन्डिंग करते हैं कि भाई एक क्रोमियम का जो हमारे पास एटम होता है वो 4 ऑक्सीजन के एटम से बॉन्डेड होता है, और हर एक ऑक्सीजन एटम पार्शियली डबल बॉन्डेड करेक्टर से कनेक्ट होता है। इसमें बेसिकली पार्शियली डबल बॉन्डेड करेक्टर का मतलब क्या होता है? पार्शियली डबल बॉन्डेड करेक्टर का मतलब होता है कि रेजोनेंट टाइप स्ट्रक्चर में चला जाता है वो। उसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीजन जो है वो कनेक्टेड होता है उसके साथ, एंड उसके साथ पार्शियली डबल बॉन्डेड। चलो इसको देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि कैसे चल रहा है हिसाब। तो इसको सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाए, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसका, तो ये हमारे पास ऐसा हो जाता है। क्रोमियम सेंटर में होता है, एंड देन एक ऑक्सीजन ऊपर हो जाता है, एंड एक ऑक्सीजन यहाँ, एंड ये एक तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। नाउ इसके अंदर हम किन्हीं दो उन पे, अगर मैं मान लो ऐसे कर दूं, किन्हीं 2 पे ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड कर दूं, एंड जो सिंगल बॉन्डेड है उन पे एक नेगेटिव चार्ज डाल दूं, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है। नाउ यहाँ पे क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ उतर के आएगा और ये इसका बॉन्ड जो है यहाँ चला जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर किस में चेंज हो जाता है? ये बेसिकली इसमें चेंज हो जाएगा। ये माइनस है यहाँ पे, ये क्रोमियम है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एंड यहाँ पे O- चला गया। नाउ ऐसे ही ये इस पे उतरेगा और ये चला जाएगा। तो मतलब हर एक के पास डबल बॉन्ड है, हर एक के पास थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज है। तो इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं वो यहाँ पे बना लेते हैं। डाइक्रोमेट को बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएं तो ये हमारे पास बेसिकली ये होता है। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट होता है, यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट होता है। तो इसको इस तरह से बनाया जा सकता है, एंड इसके पूरे के ऊपर, कंप्लीट के ऊपर हम -2 चार्ज रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर भी माइनस चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी आता है, इसके ऊपर भी आता है, इसके ऊपर, तो सबके ऊपर आ रहा है, तो हम ओवरऑल के ऊपर -2 चार्ज रख देते हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हो जाता है किसका?
क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर होता है -2 चार्ज के ऊपर। एंड जब हम इसकी बात करते हैं कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, जब ज्योमेट्रिकल चीजें पूछी जाती है तो बॉन्ड लेंथ वगैरह लिखना होता है इंपॉर्टेंट, तो ये होती है 166 पिकोमीटर। नाउ ये पिकोमीटर क्या है, पिकोमीटर बेसिकली एक यूनिट होती है मेजरमेंट की, किसकी, लेंथ की मेजरमेंट की, जो कि क्या होता है 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर्स। ऐसे आर्मस्ट्रॉन्ग होती है कि भैया 1 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होती है 10⁻10 मीटर होती है, तो ऐसे ये वो होती है यूनिट्स होती है मेजरमेंट की। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर आ गया ना। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देख चुके हैं, हम ऑक्सीजन के साथ देख चुके हैं। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या होता है, क्रोमियम होता है, तो हम इसकी बात कर चुके हैं। तो ये बेसिकली ओवरऑल हमारे पास किसका था, क्रोमेट आयन का था। अब हम डाइक्रोमेट आयन का देखते हैं इसी से। तो डाइक्रोमेट आयन के अंदर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले इसका देखते हैं कि भाई आयन कैसा होता है। डाइक्रोमेट आयन क्या होता है, Cr2O7 यहाँ पे क्रोमियम के 2 एटम होते हैं। बेसिकली क्या होता है, जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है किसका, क्रोमेट आयन का, वही क्या होता है ब्रिजिंग फॉर्म के अंदर जाता है, वो डाइक्रोमेट आयन फॉर्म कर लेता है, कंडेंस हो जाता है। तो ब्रिजिंग फॉर्म के अंदर क्रोमेट आयन ही क्या हो जाता है, डाइक्रोमेट आयन के अंदर चेंज हो जाता है। नाउ इसके अंदर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हम इसकी, तो इसके अंदर हम x मान लेते हैं और 2 है तो 2x हो जाता है। 2 क्रोमियम के एटम्स हैं तो 2x हो जाता है, प्लस लेते हैं -2 है किसकी, ऑक्सीजन की, इंटू 7 ऑक्सीजन है इक्वल्स टू -2 चार्ज। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं 2x इक्वल्स टू -2x -14 इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -2 प्लस 14/2 विच इज इक्वल्स टू +6। तो इसके भी सेम यहाँ पे भी एक क्रोमियम एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही आ रही है जो कि क्रोमेट आयन में थी। डाइक्रोमेट आयन में भी और क्रोमेट आयन में भी दोनों में ही ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है क्रोमियम की वो +6 होती है। अब ये मैक्सिमम होती है, इसके बाद ये जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन ही कर सकता है, लूज नहीं कर सकता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये रिड्यूस्ड होता है, खुद रिड्यूस्ड होता है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाता है, तो इसलिए बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। डाइक्रोमेट और क्रोमेट दोनों ही आयन। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 क्रोमेट आयन्स होते हैं। ये एक क्रोमेट आयन इसके अंदर क्या होता है कि अगर इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो एक क्रोमेट आयन जो होता है वो 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के रखता है और दूसरा भी 3 के साथ रखता है, और एक ऑक्सीजन जो इसके अंदर बच गया, जो रिमेनिंग हो गया, 3 एक के साथ कर लिया तो 3 हो गए, 3 एक के साथ कर लिया तो 6 हो गए, तो एक जो बच गया वो बीच में ब्रिजिंग में आता है जो कि दोनों से कनेक्टेड होता है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार, स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। तो इसको जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक क्रोमियम आयन होता है ये, एंड एक एटम होता है ये, जो कि सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं दोनों। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीजन के साथ दोनों जो है आपस में ब्रिजिंग फॉर्म के अंदर रहते हैं, और इसके साथ यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कनेक्टेड होंगे, इसके साथ यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, जैसे हमने क्रोमेट आयन के अंदर पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है हर एक के ऊपर। एंड यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, एक 3 के साथ कनेक्टेड है और ये भी 3 के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन हो चुके हैं और 2 क्रोमेट आयन हो चुके हैं। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हो जाता है और ओवरऑल सबके ऊपर -2 चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम किन्हीं 2 के ऊपर हम यहाँ पे लिख लेते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिख लेते हैं डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव आता है, तो वही फिर चेंज होता रहता है रेजोनेंस में। जैसे कि क्रोमेट आयन में हमने पढ़ा था, तो सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और सबके ऊपर बेसिकली क्या होता है, सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और सबके ऊपर बेसिकली क्या होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर ही लेके चलते हैं और कंप्लीट के ऊपर यहाँ पे -2 चार्ज डाल देते हैं। अब जैसे मान लो हम कोई बात करेंगे, भैया कोई कहते हैं कि तुम्हें पोटेशियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बताओ, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 2K+ आयंस भी डाल देंगे। तो ये हो जाता है टोटल स्ट्रक्चर किसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। बट क्रोमेट आयन का ज्यादातर पूछा जाता है, डाइक्रोमेट आयन का ज्यादातर पूछा जाता है। नाउ इसके अंदर अगर हम ज्योमेट्रिकल की बात करें तो ये जो हमारा एंगल होता है, ये तो 126 डिग्री का, एंड ये जो हमारी बॉन्ड लेंथ होती है, ये हमारी बॉन्ड लेंथ होती है 179 पिकोमीटर की। अब पिकोमीटर आप जानते हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स। नाउ जो इसकी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 163 पिकोमीटर की। नाउ ये इंपॉर्टेंट होती है, ज्योमेट्रिकल चीजें होती है, तो यहाँ पे अगर आप लिख के आओगे तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। तो ये हमारे पास डाइक्रोमेट आयन का था, इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करी, इसके हमने सेंट्रल मेटल एटम पता चले कि क्रोमेट है, क्रोमियम आयंस है, क्रोमियम मेटल्स हैं, मेटल के एटम्स हैं। तो क्रोमेट आयन को ही हम क्या करते हैं, बेसिकली ब्रिजिंग फॉर्म के अंदर जब चला जाता है तो 2 क्रोमेट आयंस होते हैं वो ब्रिज फॉर्म में बना के एक ये इसको ब्रिजिंग फॉर्म बोलते हैं, तो इसमें जाके डाइक्रोमेट आयन बन जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है बेसिकली डाइक्रोमेट आयन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना था, उनके बारे में बेसिकली बात करना था। तो नाउ हम सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। तो चलिए गाइस सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि 147 के 2024 जून सेशन के अंदर आया हुआ था। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन को। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल organometallic compound have immense variety in their structure and bonding types? Why are they found to be crucial role in the chemical industry?
बेसिकली ये पूछा गया है कि भैया जी जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं डी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रांजिशन मेटल एटम्स बोला जाता है। तो जनरली थर्ड ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक आते हैं, बीच में आते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो वो जो मेटल एटम्स होते हैं वो ज्यादा क्यों रोल मतलब ज्यादा क्यों रोल प्ले करते हैं किसमें? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बना सकते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। तो यही सब चीजें इसमें पूछी हुई है। और वो क्रूशियल रोल केमिकल इंडस्ट्री में क्यों रोल प्ले करते हैं, इतना क्रूशियल रोल? तो चलिए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो इमेंस वैरायटी के होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। तो उनके रीजंस हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट रीजन हमारे पास है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल एटम्स होते हैं वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके भी स्टेबल रह सकते हैं, दो भी लूज करके स्टेबल रह सकते हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से। जैसे हम बात करते हैं आयरन की, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं आयरन की। तो आयरन जो है वो +2 के अंदर भी पाया जाता है, एंड आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी पाया जाता है। तो ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो इनके अंदर स्टेबल रह सकते हैं। तो इसकी वजह से ज्यादा बॉन्डिंग बना सकते हैं, ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा और मस्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका रीजन होता है वो होता है वेकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी यहाँ पे होती है। वेकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी का मतलब कि इसके इनके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं, जिनकी वजह से ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो लिगेंड्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के, बेसिकली ऑर्गेनिक लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, तो उनके साथ बॉन्ड बना के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, स्टेबिलिटी, नोबल गैस स्टेबिलिटी अटेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, इनका सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन हमारे पास है कि जो वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल कह सकते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल कह सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लेते हैं आयरन की। तो आयरन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26 होता है। तो इसके अंदर 26 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहां पे चली जाती है 4s2 एंड 3d6। तो ये हमारी ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चली जाती है। तो जब हम इसको यहां पे करेंगे 3 4 5 6, ये ऐसे 6 फुलफिल हो जाते हैं, और ये 4s जो है ये 2 फुलफिल हो जाते हैं, 3d। नाउ यहां पे जो है हमारे पास ऑर्बिटल्स जो है वो वेकेंट है, और इसके बाद जो फोर्थ शेल जो पूरी कंप्लीटली खाली पड़ी हुई है, 4s है, 4p है, 4d भी है, बट 4s 4p तक हम यहाँ पे देखते हैं तो ये ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे हम जो है 4p जो है हमारे पास ये खाली ऑर्बिटल है, और इसके भी कुछ खाली पार्ट आपको दिख रहा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पेयरिंग हो जाती है। तो ये वेकेंट डी ऑर्बिटल है और वेकेंट 4 के p ऑर्बिटल्स हैं। तो ये जो हमारे पास है इनकी वजह से ये क्या होते हैं, अपने लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट उसमें है कि लिगेंड डाइवर्सिटी। लिगेंड डाइवर्सिटी बेसिकली क्या मतलब है कि ये ऑर्गेनिक लिगेंड के साथ बॉन्ड बना के उनके शेप और साइज के अकॉर्डिंग जो होता है क्या होता है, इनके साथ क्या हो जाता है, बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे बात करें कि कोई आयरन की बात कर लें, आयरन CO4 के साथ बॉन्ड बना लिया इसने। जो यहाँ पे जो CO है अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन ग्रुप टाइप मान लो। तो ये जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक यहाँ पे क्या देगी, एक लोन पेयर देगी जो इसके अंदर जा सकता है, इसके अंदर जा सकता है, उस हिसाब से इनकी हाइब्रिडाइजेशन सेटअप होती है। तो ये इनके साथ बॉन्ड बना सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं। नाउ थर्ड हमारे पास हो गया, हम देखते हैं फोर्थ स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट्स में हम क्या देखते हैं, स्टेरिक इफेक्ट्स में हम क्या देखते हैं, द साइज एंड शेप ऑफ लिगेंड कैन इन्फ्लुएंस द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। साइज एंड शेप का क्या मतलब है, होता है कि जो लिगेंड्स होते हैं, ये हमने अभी भी बात करी, लिगेंड्स होते हैं, जैसे मान लो ये एक लिगेंड है, तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं ये कई तरह के हो सकते हैं, मोनोडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट हो सकता है। मतलब क्या है इनका कि मोनोडेंटेट मतलब एक ही ऐसी साइट है जिससे वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, बाइडेंटेट मतलब एक से ज्यादा, मतलब दो ऐसी साइट्स है जिनके साथ वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो उनसे वो चिलेटिंग लिगेंड्स की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर उनका बन जाता है। तो उनकी स्ट्रक्चर डिपेंड हो जाती है, उनकी शेप डिपेंड हो जाती है, उनकी ज्योमेट्री डिपेंड हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, एग्जांपल के तौर पे हम जब बात करें तो जैसे मान लो हम एक ले लेते हैं लिगेंड ले लेते हैं, हम बाइडेंटेट लिगेंड ले लेते हैं। ये हमारे पास एक लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, जिसमें दो नाइट्रोजन के एटम्स हैं। ये दोनों ही लोन पेयर को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये ले लेते हैं CH2, यहाँ पे हमारे पास है NH2, यहाँ पे दो नाइट्रोजन के एटम्स है, दोनों के पास लोन पेयर है, ये दोनों अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो इससे कि दो साइड्स थी, तो ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आ गया। यहाँ पे अपना सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक ये देता है, एक लोन पेयर ये देता है, तो दो इलेक्ट्रॉन ये देगा, दो इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो इसने इसकी शेप डिसाइड कर दी कि ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आ जाता है। चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं इनको, चिलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। फिर होता है, हम लास्ट पढ़ते हैं, फिफ्थ वन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स।
इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड कैन अफेक्ट द रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास हम ये देख सकते हैं कि भैया कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो पेयरिंग करवा सकते हैं, कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो पेयरिंग नहीं करवा सकते, उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसाइड हो सकती हैं, उनसे रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी डिसाइड हो सकती है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे CO है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये क्या करवा देता है, इनको जो होता है पेयरिंग करवा देता है। तो ये जो होता है हमारे पास ये यहाँ पे आ जाता है, और ये जो होता है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है अपोजिट स्पिन के अंदर। तो ये दोनों जब क्या हो जाता है, खाली हो जाते हैं। तो D2 और ये जो हमारे पास बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, D, ये S है और ये P के 3 है, तो ये इस हिसाब से DsP3, मतलब इस हिसाब से इनकी हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड होती है, इस हिसाब से इनके खाली हो जाते हैं क्या ऑर्बिटल्स, जिसके हिसाब से ये फिर बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या था कि कुछ लिगेंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ लिगेंड्स होते हैं क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास उनकी स्टेबिलिटी, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वो होती है प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, कई बार ये होते हैं पेयरिंग नहीं करवा पाते, पेयरिंग नहीं करवा पाते तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिर क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक नेचर नहीं रहता, उसका पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाता है वो। तो ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करवा सकते हैं। तो ये इन तरह से हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो ये हमने 5 इसके पार्ट पढ़े, एक था मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा था d ऑर्बिटल या वेकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होती है, थर्ड हमने पढ़ा लिगेंड डाइवर्सिटी, फोर्थ हमने पढ़ा स्टेरिक इफेक्ट जिसमें शेप और साइज के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई चिलेटिंग लिगेंड्स वगैरह होते हैं, एंड फिफ्थ हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जिसके अंदर हमने पढ़ा कि भैया वो जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो सकते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स हो सकते हैं, जिसमें वो पेयरिंग करवा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिफाइन करी जा सकती है उससे। देन हम इसमें देखते हैं कि व्हाई दे आर क्रूशियल why they have a crucial role in chemical industries। भाई केमिकल इंडस्ट्रीज में क्यों इतना क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। पहला होता है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स होते हैं बेसिकली उसमें सारे, तो उसमें जो होते हैं वो सारे उनकी कुछ एक मेटल्स की ऐसी होती है, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है कि बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जिनमें वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो खुद रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करते, मतलब रिएक्शन को तो करवाएंगे, प्रोसीड करवाएंगे, रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे, बट खुद यूज नहीं होते, कंज्यूम नहीं होते, वापस एज इट इज बच के आ जाते हैं आफ्टर मेकिंग प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनने के बाद खुद एज इट इज निकल के आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करें हाइड्रोजनेशन की जो रिएक्शन होती है, जिसके अंदर मान लो हम एल्कीन से एल्केन बनाते हैं, एल्काइन से एल्केन बनाते हैं, जिसमें मान लो डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, जैसे मान लो हम ये बात करें, ये हमारे पास कोई इथाइन दे रखा है, इसको हम निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाएं, हाइड्रोजन ऐड करवाएं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है। तो इथेन बन जाता है, तो यहाँ पे निकल यूज हुआ, निकल क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है भैया। तो निकल जो है वो हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन में यहाँ पे क्या हुआ, एज ए कैटलिस्ट एक्ट किया। निकल कंज्यूम नहीं होगा, निकल क्या करता है, यहाँ पे एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे कि हाइड्रोजन जाके अटैच हो सके। तो इनके हमने देखा कि भैया कैटलिस्ट प्रॉपर्टी होती है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। सेकंड हम इसमें देखते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बेसिकली क्या होता है कि एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर एक मोनोमर होता है, वो जुड़ जुड़ के पॉलीमर बना लेता है, लंबी चेन्स बना लेता है, उनमें भी ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, जब हम पॉलीथीन बनाते हैं, एक छोटा सा कंपाउंड होता है इथीन का, इथीन होता है बेसिकली हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन होता है। इसको जोड़ के ये इथीन एक सिंगल है, तो एक मोनोमर है, तो इसको जब हम पॉलीथीन बना देते हैं, पॉलीथीन आप जानते होंगे, तो पॉलीथीन में बेसिकली क्या होता है, इथीन ही बार बार रिपीट होता रहता है। उसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट लगता है, हमारे पास जिगलर नाटा कैटलिस्ट लगता है। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट के अंदर भी जो डी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, बेसिकली टाइटेनियम पाया जाएगा, क्रोमियम पाया जाएगा, तो इनकी जो हैलाइड्स होती हैं वो बेसिकली पाई जाती है किसमें, जिगलर नाटा कैटलिस्ट के अंदर। तो उसमें आपने देखा कि पॉलीमराइजेशन की रिएक्शंस भी ये करवा सकते हैं। और लास्ट हम देखते हैं कि भैया एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करते हैं। एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करने का मतलब कि आपने देखा होगा कि कई तरह की बैटरीज होती हैं, आपने 9th 10th क्लास में साइंस में पढ़ा होगा गैल्वेनिक सेल के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि जो नॉर्मल बैटरीज होती हैं, जो फोन्स वगैरह में यूज होती हैं, उनके अंदर हम जिंक और कॉपर वगैरह का यूज करते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, ये चार्ज स्टोर कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, ताकि चार्ज हो जाते हैं, उसके बाद वो डिस्चार्ज होते हैं जब हम फोन का यूज करते हैं, तो उससे कि एनर्जी स्टोरेज में भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो इस वजह से ये केमिकल इंडस्ट्रीज में रोल प्ले करते हैं। तो इनमें बेसिकली क्या होता है कि ये गैल्वेनिक सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है, जिंक के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, तो उनसे हम क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। तो और फोर्थ वन हमारे पास है मेटेरियल साइंस। मेटल साइंस के अंदर ये यूज होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं कि इनमें तो वही होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करी जाती हैं। जैसे मान लो हम निकल
और क्रोमियम को मिला के नई क्रोम बनाते हैं जो कि एक एलॉय होता है। इन दोनों से फिर क्या हो जाता है, इन दोनों से हम क्या बना लेते हैं, एलॉय हो जाता है। तो उनसे हम हीटिंग अप्लायंसेस बना लेते हैं, वही प्रेस बना लिया, आयरन रोड जो होती है वो बना ली। तो इन सब में काम आता है। तो इस वजह से ये केमिकल इंडस्ट्री में इनका रोल प्ले होता है। आप नोट्स भी देख सकते हैं, साइड स्क्रीन पे चल रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये 2 क्वेश्चंस अब हमने करे, 3rd 4th क्वेश्चंस, और बाकी के फर्दर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर।